आप सभी को नमस्कार। आज का सेशन मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन के रूप में है। मैथ्स के कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको आज पूरे इस वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 मैथ्स का 6 to 8 वर्ग को फोकस्ड है। आप इस पूरे सेशन को जब देखेंगे तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के सटीक प्रश्न आपको दिखेंगे। प्रश्नों का लेबल और कंटेंट, जो प्रश्नों की उपयोगिता होती है, प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से ऐसे बनाया गया जैसे आपकी परीक्षा से संबंधित हो। मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं अच्छे से समझा सकूं और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। आप सभी की जिम्मेदारी है कि उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपने इसके पहले वाला सेशन देखा होगा, मैंने एक लाइव सेशन लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपसे कहा था कुछ प्रश्न इस सीट के छूट जा रहे हैं, मैं इसका सलूशन और इसकी पूरी प्लानिंग, मतलब पूरा एक तरह से डिटेल सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4-5 प्रश्न है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो एडवांस मैथ से रिलेट करते हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आगे भी मैं इसी तरह के कुछ प्रश्न और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आपके सामने लाइव रहूंगा, या मैं वीडियोस के माध्यम से लाइव ना हो पाऊँ तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपकी परीक्षा तक आपको ठीक ठाक प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और अच्छे से तैयार करा दूं। अगर आपने पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, या आप अगर नहीं ज्वाइंट है ग्रुप के साथ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन किए रहिए और अपने कन्फर्मेशन संदेश हमें दिया करिए, जिससे कि हमें कन्फर्म रहे, हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सके। जैसे जैसे आपने हमें संदेश दिए, कुछ उसी कड़ी में हम यहाँ पर प्लान भी कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई आपके साथ कंटिन्यू आपको मैं प्रॉपर करा रहा हूँ। सीधा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होगा। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से इस प्रश्न का हल सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन बोला है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मूल, कॉमन वह वैल्यू जो दोनों को मतलब सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, वह हल। अगर आप इसका सोल्यूशन करना चाहें तो इसके कई तरीके होते हैं। जैसे एक कॉमन रूट का फार्मूला भी होता है, बट हमें नहीं लगता कि उसको अप्लाई करने के, आपको फार्मूला क्या हो, रिलेट करने के लिए, चेक करने के लिए इनके रूट कॉमन होंगे कि नहीं होंगे, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक पैटर्न होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको अप्लाई करने की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स है। आप सीधा सीधा यहाँ पर उभयनिष्ठ मूल के लिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है? आपके पास समीकरण कौन दिए गए हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बाकी आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन करिए तो 10 के 2 फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर फैक्टराइज करके देखिए ध्यान से, तो आपको पता है कि जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 के 2 फैक्टर जिनका जोड़ या घटाव 7 हो जाए, वो भी -7 में होने की बात है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस इसको बाहर कर दें, 5 दूना 10 होता है तो 5 + 2 कर सकते हैं, एक्स प्लस 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए -5x -2x। आप देख रहे होंगे -5 -2 -7 है और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 10 होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब अगर x कॉमन कर ले तो x -5 है, -2 कॉमन कर ले x -5 है, अर्थात यहाँ से जो इसके रूट बनकर आ रहे हैं x -5 रहेगा, x -2 रहेगा, अर्थात x की वैल्यू एक तो 5 आएगी और दूसरी क्या आएगी, 2 आएगी। दो वैल्यू यहाँ पर x की आ रही है। तो आप देख रहे हैं 2 तो है ना, 2 तो है, तो 2 को ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है। चेक करके देखिए, 2 को रख करके 2 का स्क्वायर होगा -10 × 2 होगा प्लस 16 है, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, -20 है प्लस 16 है, तो 16 और 4 कितना होता है 20 -20 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 आपके इस प्रश्न का हल है, 2 आपके इस प्रश्न का हल है और यह दोनों समीकरणों का मूल है। मैं कह रहा था इसको आप, जैसे हमने एक तो हल किया, बट आपको एक भी हल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे अगर मान लो हमने 2 को सेलेक्ट किया, फिलहाल यहाँ पर नहीं किया होता तो हम एक एक वैल्यू को पुट करते। जैसे हम -2 को पुट करते हैं, -2 को जब पुट करते तो कितना होता, 2 दूना 4 होता, बट यहाँ पर आपको पता है कि 7 दूना 14 होता प्लस में, क्यों, माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस 10, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए, 0 नहीं हो रहा है, 2 का काम खत्म। 3 को चेक किया, 3 को रखते ही देखो जो एक को भी सेटिस्फाई कर दे उसी को दूसरे से चेक करना, दोनों से चेक करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 3 को रखा तो कितना होगा 9, -21 होगा प्लस 10, आपको पता है 20 -21 ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, बट 2 रख करके देखिए, 4 हुआ, -7 दूना 14 हुआ प्लस 10 हुआ, 10 4 14 में से 14 निकला तो 0 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी कर रहा है और कन्फर्म है कि इसको भी करेगा। इस तरह से इस प्रश्न का हल आपको, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन, सी आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है। क्लियर? द्विघात समीकरण का ऐसा प्रश्न दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 2x स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के दो मूल हैं अल्फा और बीटा। किसी भी द्विघात समीकरण को मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो इसके पहले एक वीडियो दिया हूं मैं द्विघात समीकरण का, आप सभी लोग जाकर के उस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए।
वहाँ पर द्विघात समीकरण की जितनी भी बातें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। समीकरण आपको दिया है 2x², ध्यान से देखिएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, और उन अल्फा बीटा का एक रिलेशन यहाँ पर दिया जिसकी वैल्यू पूछा है। आपसे कहा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान आप बताओ। अगर इसको कैसे बता सकते हैं, मतलब इसके लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, अल्फा बीटा आएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हुआ बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा हो गया। मतलब अपने को रिक्वायरमेंट अल्फा बीटा की है प्रोडक्ट में, और अल्फा बीटा तो सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को रिक्वायरमेंट्स है इसकी। तो अगर आपके पास दो मूल हैं किसी द्विघात समीकरण को, अगर हम कंपेयर करें इसके जनरल इक्वेशन किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आप यहाँ पर इनके लिए रूट्स के लिए दो रिलेशन रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा, जो नियम होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए अर्थात ये आपका b है, तो b मतलब -7 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 होगा, a का मान यहाँ पर 2 है, तो 7/2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 7/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c बाई ए होता है, तो c का मान 12 है, मतलब यहाँ पे पहले लिख देता हूँ c बाई ए, मतलब 12/2 है, अर्थात 6 है। अब आपको जैसे अल्फा बीटा का तो मान चलो कन्फर्म है कि यहाँ पे आप रख सकते हैं कितना 6, बट ऊपर वाला मान कन्फर्म नहीं है। उसके लिए थोड़ा समझिए, अगर हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/2 आया है, दोनों साइड का स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 7 7 49/4 है। अल्फा इंटू बीटा हम लोग को पता चला है कितना 6, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 6 दूना 12, क्योंकि इसका मान 6 है, देखिए वहाँ पर 6 दूना 12, 12 जा करके घटेगा 49/4 में से 12 घटाइए, 12 चौके 48, मतलब अगर साल करेंगे तो 1/4 आएगा, 12 चौके 48, 49 से घटता है तो 1/4 आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब इसका सोल्यूशन आप कर डालिए, इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने किया अभी आया है 1/4, और इसका मान क्या है 6 है, अपान 6 मतलब 6 यहाँ हो जाएगा, 1/24 आएगा इसका मान, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, 1/24 इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे ही पैटर्न देख करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को, जो हमें रूल में रिक्वायरमेंट्स हो उसके हिसाब से हम लोग आंसर हमेशा कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आइए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि अल्फा बीटा समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण बताएं जिसका मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। आपको जैसे मैंने बताया था, अगर कभी कोई द्विघात समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, इक्वेशन। इक्वेशन में मैंने लिखवाया था कि इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योग गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का प्रोडक्ट। ये रूल बताया था मैंने, कन्फर्म है। लेकिन अब की बार आपके पास मूल क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है। ठीक है, 1/अल्फा है, 1/बीटा है, तो समीकरण हमारा क्या होगा बताइए, इक्वेशन उसके लिए, किसके लिए, अल्फा बीटा के लिए नहीं, 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए। इसके लिए क्या होगा, x² माइनस मूलों का योगफल होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि समीकरण हो गया x², इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस बीटा प्लस अल्फा, मतलब एक तरह से चाहे ऐसे लिख दीजिए, सम ही होगा, मतलब अल्फा या बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा बीटा। मतलब यहाँ पर जो जोड़ आए इन सम ऑफ द रूट्स का, उसको ऐसे इस फॉर्मेट में रख दीजिए, तो आपको वह समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। आप नोटिस करिए, तो आपको समीकरण किस फॉर्मेट में दिया है, यहाँ पर जो लिखा है समीकरण अपने पास, x² क्या लिखा है, x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 है बराबर 0 है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस समय यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी मतलब बी का मान -5 है, 5/1 अर्थात 5 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए 6 हो गया केवल। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए जो अभी भी निकली हुई है। चलिए कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है, x हो गया प्लस 1/6 है। देखो ऑप्शन में कहीं ऐसे लिखा नहीं होगा, नीचे अगर इसमें 6 है इसमें 6 है, और आपको पता है कि बराबर होता है 0, तो 6 अगर हम कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 5x
+1 बराबर 6 उधर जाके 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण होना चाहिए। 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, सही आंसर आपके सामने। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। जहाँ पे कहीं कंफ्यूजन हो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, आप अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ में आता तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, जिससे चीज़ें कन्फर्म हो जाएं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिएगा, आपको जो क्वेश्चन बोला है सोल्यूशन करने के लिए वो इस फॉर्मेट में दिया है। मतलब हमको दो मूल अल्फा और बीटा को, जो कि इस समीकरण के मूल हैं, हमें यहीं से इसका कॉन्सेप्ट लेना है और इस पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूट कैसे होगा देखिए, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। +2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कैसे लिख सकते हैं पता, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो बीटा उधर गया अल्फा उधर गया, तो अल्फा प्लस बीटा ही हो गया। नीचे है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, मतलब वही चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। दोनों यहाँ पर पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक चीज़ और भी चाहिए यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले अपने समीकरण को देखिए, ये है समीकरण अपना, जो कि 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 है। यहाँ से अगर मैं कहूँगा अल्फा प्लस बीटा बताइए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो -6 मतलब +6/3 होगा, अर्थात 2 होगा ना, क्योंकि -b/a रूल होता है। b का मान -6 है, तो माइनस माइनस +6 होगा, बटे 3 होगा, अर्थात 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a 2/3 हो जाएगा, 2/3 ना। अब एक चीज़ और कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ जाए। करते हैं हम लोग यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से 2 2 जा 4। इसका मान निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको पता है 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, 2/3 है, तो 4/3 हो जाएगा, बराबर 4 है। तो कुल मिला के यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4/3, 4 3 12 में से 4 निकलेगा, 8/3 होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 8/3, 8/3 हो गया। अब इस समीकरण में जो जैसे रिक्वायरमेंट्स उसे पुट करिए, 8/3 है अभी भी किया, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2/3 है। 8/3 इंटू 2/3, 8/3 डिवाइड बाई 2/3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना, 8/3, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 2/3 है। अगर 8/3 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है देखिए 2 है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/3 है, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 2/3 है। जो जैसे कैंसिल हो रहा है ऐसे कैंसिल करिए, इससे हो रहा है 4 होगा, ये हो गया 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2, मतलब ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2, कितना आ रहा है 12। राइट सोल्यूशन कितना है 12, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए है। मतलब मेन काम वही था कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल को जस्टिफाई करना था, और हम लोग इस तरह से रख करके वैल्यू निकाल सकते थे। आई होप समझ में आया होगा आपको ये प्रश्न। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिए आप सभी लोग कैसे करा जा सकता है। मतलब कंफ्यूजन नहीं है, बस केवल थोड़ा सा एक बार सेट कर लीजिए माइंड से तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने को जो फाइंड करना है, देखिए ऐसे है, ये है P/Q है रूट में, और Q बटा क्या है, P है रूट में, प्लस रूट क्या है, N/L है, N/L है। इसका मान देखिए कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको क्या है कि जैसे हमारे पास जो समीकरण दिया है LX², हाँ LX² प्लस NX है प्लस N है बराबर 0 है। अगर यहाँ इसको भी द्विघात समीकरण की तरह आप सोचें, तो आप लोग यहाँ पर जैसे अगर हम कह दें कि हम मूलों का योग, जैसे इसमें एक्चुअली मूलों का जो अनुपात दिया है, मूलों का अनुपात वो P और Q है। इसका मतलब पहला मूल हम इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, ठीक है। पहला मूल इसको पहले को हम P, अल्फा को P मान लें, और बीटा को हम Q मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस Q मतलब अल्फा प्लस बीटा, B/A होता है, माइनस B/A, तो माइनस N/L हो गया, माइनस N/L हो गया। P प्लस हम किसको रख रहे हैं, Q को, ठीक है। मतलब हम P प्लस Q को लिख रहे हैं माइनस N/L, और P इंटू Q कितना होगा, N/L होगा, ठीक है। देखो माइनस B, मतलब अगर इसको कंपेयर आप कर रहे हैं AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होता है,
तो माइनस एन बाई एल पी प्लस एल हो गया और पी इंटू एल एन बाई एल हो गया। कन्फर्म। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप पता है कि जैसे कभी कोई टर्म लिखा है रूट पी अपान क्यू, इसका मतलब रूट पी है नीचे रूट क्यू है। इसी प्रकार से रूट पी है, हाँ, रूट क्यू है नीचे पी है, रूट क्यू है और नीचे पी है। हम इसको अलग कर ले एन बाई एल, क्योंकि उससे रिलेट कर रहा है काफ़ी को, तो इसको अलग कर लेते हैं। बाकी थोड़ा इन पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि इन पर अगर ध्यान देंगे और एन बाई एल के रूप में लोग आ जाए ना, तो अपना काफ़ी हद तक काम क्लियर हो जाए, आसान हो जाए चीज़। अब आप देखिए तो सब लोग, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग कर दें, एलसीएम क्या होगा, रूट पी इंटू रूट क्यू, एलसीएम कर दिया। अब क्यू हटा तो ये कितना हो जाएगा, रूट पी इंटू रूट पी मतलब पी हो जाएगा। इसी तरह से रूट पी कैंसिल होगा तो रूट क्यू इंटू रूट क्यू क्यू हो जाएगा। इतना हो गया, इसमें समझ पा रहे होंगे आप लोग। प्लस अगर आपके पास यहाँ पर एन बाई एल है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास पी प्लस क्यू का मान देखिए कितना है, माइनस एन बाई एल है। कितना है, माइनस एन बाई एल है। और जो मान अगला वाला है, जो कि देखिए पी, अगर इसको आप सोच रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट पी क्यू लिख सकते हैं ना, रूट पी क्यू। हम रूट पी क्यू लिख रहे हैं तो एन बाई एल है अपने पास, मतलब अगर हम सोचें यह मान किस कहाँ पे रखा जा सकता है, जैसे अगर हम लोग नीचे रख रहे हैं तो हम ऐसे ऊपर भी तो इसको पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं बताइए, इसको हम क्या कर सकते हैं, एन बाई एल कर सकते हैं, जो एन बाई एल है एल वाई एन हो जाएगा, बस इतना सा होगा, एल वाई एन हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर रहेगा। यही ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अभी यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि रूट क्यू और रूट पी को हमने एलसीएम ले लिया, तो पी प्लस क्यू हो गया, जो कि माइनस एन बाई एल होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। और यहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर है, प्लस आपके पास क्या है, एन बाई एल है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास है प्रेजेंट। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर हम लोग इसको बाहर कर लें, मतलब रूट एन बाई, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल बाई एन है, यहाँ पर एन बाई एल है, तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग बीच में माइनस लगा दें और इसको प्लस कर दें, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है अपने पास उसको कितना कर दें, उसको अगर हम लोग जैसे अगर हम इसका जैसे हम साइन बदल देते हैं, तो साइन बदल देने से आपको पता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। इससे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें कैंसिल करने में अपने लिए ईजी हो जाएंगी और हम लोग उसको बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसके साथ एक काम और हम लोग को करना होगा, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें। बाकी कॉमन लेकर के आप सोचोगे तो भाई मान तो आएगा, लेकिन थोड़ा उसे मतलब हम घूमते फिरते रहेंगे। इससे बढ़िया है कि हम इसको यहीं से थोड़ा दिमाग लगाएं और चीज़ें थोड़ी साल हो जाए। कैसे, जैसे कभी आप किसी और पन्ने पे देखिए तो कन्फर्म होगा, जैसे कहीं रूट 2 लिखा है और कहीं 2 लिखा है, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। ऐसे कहीं अगर मान लो एन लिखा है और यहाँ पर रूट एन लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एन इंटू रूट एन लिख सकते हैं ना, मतलब एन ही होता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी चीज़ें हमें सोचनी होगी। जैसे यहाँ पर एन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट एन है, तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, माइनस लगा है माइनस रहने देते हैं, रूट एन इंटू रूट एन लिख सकते हैं इसको, और नीचे उसी तरह से इसको हम रूट एल इंटू रूट एल लिख सकते हैं। अब इससे देखिए मल्टीप्लीकेशन है, रूट एल ऊपर है रूट एन नीचे है। अब यह इससे एक खत्म कर देगा, यह इसका एक खत्म कर देगा, ठीक है। माइनस बार, अब ये देखिए वैल्यू क्या होगी समझिएगा, माइनस रूट एन बाई रूट एल और प्लस रूट क्या है उसी तरह से है, उसी तरह से है, प्लस लगा हुआ है रूट, लेकिन एन बाई रूट एल है, ठीक है। अब देखो कितने आराम से चीज़ें अपने आप सेट हो गई। यहाँ पर हमें कुछ प्लस माइनस निकालने की और करने की हमें नौबत ही नहीं आएगी। सेम वही वैल्यू, सेम वही वैल्यू, चाहे तो आप एक साथ ऐसे लिख देते एन बाई एल माइनस में और प्लस में रूट एन बाई एल प्लस में, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप लोग देख लेंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली इसको करके आएंगे, अच्छे से करके आएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। 5वां प्रश्न आप लोग नोट करिएगा और एक बढ़िया क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किया अभी तक। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास मिल सकता है आपको। यहाँ पर क्या फिगर अप्लाई किया जा रहा है मैं समझा रहा हूँ। एक किसान के पास एक सबलम्ब आकार, सबलम्ब को हिंदी में सबलम्ब कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा एक लाइन जान लीजिए आप लोग, क्या होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक चतुर्भुज तो है, मतलब इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समलंब। इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, देखिए ये चतुर्भुज होता है जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 असमांतर होती हैं। ये देखिए दोनों पैरेलल हैं आपस में, दे आर नॉन पैरेलल।
जो समांतर भुजाएं हैं उसमें से एक बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी। मान लीजिए यह भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है। इन समांतर भुजाओं के बीच की अपनी एक दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर ए से आकर यम तक मीट करिए और यह डी है। इस समय इनका एरिया जब भी फाइंड करना होगा, क्षेत्रफल, तो रूल क्या होता है? रूल होता है इनका रूट में नहीं, 1/2 गुणे समाप्त पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू उनके बीच की दूरी। यह रूल होता है कभी भी इनके किसी भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का। अब आपके जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें उसी हिसाब से प्रश्न है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। किसान के पास एक समलंब आकार की जमीन है जिसकी जो समांतर भुजाएं हैं, एक 2.56 है, दूसरी 3.44 गज है, ध्यान देना, तथा समांतर भुजाओं की जो दूरी दी गई 1.44 गज है, ये भी समझिएगा। जमीन को जोतने के लिए खर्चा जो है 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है, मतलब जिससे जुताई कराता है ट्रैक्टर से, उसके लिए उसे 1800 रुपये एक वर्ग गज के लिए पैसा देना होता है। तो जमीन को अगर पूरा जुताना है तो उसके लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? जैसे कभी भी इस तरह के हमारे पास चतुर्भुज के आकार का कोई भी फील्ड हो, अगर मुझे क्षेत्रफल की बात, जुताई की बात, सिंचाई की बात, ऐसा जो पूरे सरफेस को कवर करे, टाइल्स लगवाना, ईंट बिछवाना, तो क्षेत्रफल देखना होता है। और अगर हमें बाउंड्री बनवाने की बात करनी हो, कहीं भी बाउंड्री बनाना है, तो आपको परिमाप की बात करनी होती है। ठीक है, अब देखो फिगर ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बना। यहाँ पर क्या क्या पता है? सबसे पहले ये 3.44 है जो उसकी बड़ी समांतर भुजा है, और छोटी समांतर भुजा 2.56 है, और उनके बीच की दूरी 1.44 है, सब गज में है। तो सबसे पहला काम एरिया निकालिए, तभी तो आप रेट के हिसाब से पैसा दे पाएंगे जुताई करने के हिसाब से। एरिया भी बताया 1/2 गुणे दोनों समांतर साइड्स का योग 2.56 प्लस 3.44 इंटू उनके बीच की दूरी 1.44 है, ये पूरा एरिया होगा। थोड़ा इसको शॉर्ट कर लें, छोटा कर लें, साल में भी हो जाएगा। 1/2 है गुणे 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ के देखिए 6 हो गया, 2 3 6 होता है, गुणे आपका 1.44 अभी है, ये यहाँ पर गज स्क्वायर हो गया, गज स्क्वायर हो गया, गज स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर, टोटल कॉस्ट अगर पता करना है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एक वर्ग गज का पैसा 1800 लग रहा है, और गज अपने पास कितने हैं? क्योंकि 3 गुणे 1.44 आ रहा है, 3 गुणे 1.44 है। ठीक है, तो 3 से गुणा करें, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 1 13 कैरी 1, 3 1 के 3 1 4, 4.32 हुआ। गुणे आपके पास कितना है? 1800 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगी। 2 जीरो तो ऐसे ही बढ़ गया। अब 8 से करिए, 8 दूना 16 होता है, कैरी 1, 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 2, 8 चौके 32, 32 3 कितना होता है? 32, और एक बार फिर से चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 दूना 16 की 6 हासिल 1 हुआ, 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 2, 8 चौके 32 2 34 होता है, 3456 आ रहा है यहाँ पर। तो 3456 अगर आ रहा है तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर एक बार फिर से अगर कहिए तो चेक कर लिया जाए। बाकी मेरे हिसाब से इसका उत्तर कितना है? 3456.00। यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो मुझे लगता है कि सही है। एक बार लेकिन फिर से अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए अब नया क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर है। एक किसान के पास एक समलंब आकार, समलंब मतलब ट्रेपीजियम की जमीन है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है 2.56 गज और 3.44 गज, तथा समांतर भुजाओं में दूरी जो दी गई है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह 1.44 गज है। अब मुझे जमीन की जुताई करानी है और उसका जो कॉस्ट है 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। ठीक है, तो पूरी जमीन की जोतने के लिए कितनी राशि रुपए में खर्च होगी हमको बताना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही कभी आपके पास कोई समतल पर जमीन है, वो किसी भी शेप में हो, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, किसी भी फॉर्मेट में हो, चतुर्भुज के अलग अलग रूप, जैसे इसी में समलंब दिया हुआ है, तो आपको अगर जुताई करानी हो, सिंचाई करानी हो, आपको जो है क्या नाम है, फसल लगवाना हो, आपको फर्श बनवाना हो, ईंट बिछवाना हो, जब पूरे सरफेस को कवर करने की बात आती है तो उस समय हमें एरिया देखना होता है। और अगर हमें बाउंड्री बनवानी हो, तार लगवाना हो, ठीक है, उसके परिमाप की तरफ डिस्कस, मतलब ऐसी चीज़ें जिस पर परिमाप डिस्कस होता है, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री कहलाती है, यहाँ पर हमें एरिया की तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन फिगर के बारे में आप जान लीजिए, यह एक ट्रेपीजियम फिगर है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज को थोड़ा सा बाई फिगर आप लोग समझ लीजिएगा, हालांकि मैंने बताया है, आप डिटेल से देखेंगे तो समलंब पूरा क्लियर किया है। ये देखिए इस तरह का फिगर होता है जहां दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर होती हैं। जो समांतर भुजाओं के बीच की अपनी एक सर्टेन दूरी भी होती है। अगर इसकी लेंथ हम लेते हैं ए और बी, इसका जो एरिया होता है, एरिया के लिए फार्मूला लगाइएगा, एरिया के लिए
वह होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब जो समांतर भुजाएं उनकी जोड़ कर दीजिए, उनका योग कर दीजिए, गुणे उनके बीच की दूरी। यह रूल होता है एरिया फाइंड करने का किसी भी समलंब चतुर्भुज का। मतलब जो समांतर भुजाएं दी गई उनको जोड़िए और उनके बीच की दूरी से इसको मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिएगा, तब आपको एरिया एग्जैक्टली पता चलेगा। अब आपका जो प्रश्न दिया गया उसमें भी एक समलंब चतुर्भुज है ऐसे करके, यहाँ पर भी दो भुजाएं समांतर हैं और दो असमांतर हैं। पहले फिगर देख लीजिए, एक भुजा है 2.56 और एक है 3.44 और साथ साथ इनके बीच की दूरी 1 पॉइंट कितना है 44 है। मुझे निकालना है कॉस्ट टोटल, लेकिन एरिया बेस्ड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 2.56 प्लस 3.44 इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी है 1.44। अब पहला एरिया तो आ गया, लेकिन टोटल कास्ट अगर पता करना है, मतलब कुल हमें खर्च निकालना है अगर, तो खर्च देखिए कैसे निकलेगा 1/2 गुणे, अब इनको अगर जोड़ देंगे 3 2 5 1 6 होगा, गुणे 1.44 ये हो गया। एरिया तो आ गया, लेकिन इसको 1800 से भी आपको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि एक वर्ग गज का कॉस्ट अगर 1800 रुपये है तो टोटल इतने वर्ग गज आपका क्षेत्र है, और इसका कॉस्ट पता करने के लिए 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, 2 3 6 होता है, ठीक है, 18 3 54 हो जाएगा, 5400 हो गया, 5400 गुणे 1.44 ये है आपके पास 1800। अगर हम इसको इससे कर देते, अब देखिए आपका दशमलव तो गायब ही हो जाएगा, मतलब 144 गुणे कितना होगा 54 होगा। अब 144 गुणे 54 अंत में मेरे ख्याल से 6 आ रहा है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट देख लीजिए, और जब भी कभी ऐसा रहा करे तो मैं तो कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना चाहिए। अभी देखो अगर मान लो 144 का पहाड़ा भी नहीं क्लियर है, इसका भी नहीं, तो मैं कहता हूँ पहले आपको 3 को इससे कर लेना चाहिए था, ठीक है, 3 को इससे कर लेना चाहिए था, तो कितना हो जाता 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 1 के 3 1 4.32 होता, गुणे अगर 1800 था, ठीक है, तो दशमलव हट जाता, 432 गुणे कितना होता 18 होता। अब 18 दूना 36 की 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 3 57 की 7 हासिल, वो कन्फर्म है वही आंसर होगा, ठीक है, 18 3 54 3 57 की 7 हासिल 5, 18 चौके 72 5 77, देखिए आया ना और चीज़। तो राइट सोल्यूशन 7776, मतलब 7776 रुपये टोटल खर्च करने होते, तब जाकर के यह सतह की जुताई हो पाती। कन्फर्म, तो ये छठा प्रश्न आपका कन्फर्म हो गया होगा। सातवें पर आइए, सातवां देखिए क्या दिया है, 45 नींबू को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी आपको दिखेंगे। 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर, अगर 45 नींबू था उसको कोई दुकानदार 40 रुपए में बेच रहा था, तो आदमी को 20% की हानि हो जाती है ना। अगर वह 45 नींबू को 40 रुपए में बेच रहा था, नींबू की संख्या 45 थी और पैसे कितना पा रहा था 40, उसे 20% की हानि हो रही थी। कॉस्टिंग अगर उन 45 नींबू की पता करना हो तो बड़े आराम से बता सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, क्या यहाँ कहना चाहता है। हमने कहा 45 नींबू को 40 रुपए में बेचा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर 20% का की हानि होती है। अब दूसरे उसके आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर नींबू है 45 और बेचा जा रहा है 40 रुपए में, और 20% की हो रही हानि, तो 20% की क्या हो रही हानि हो रही है। और 20% का मतलब अगर भिन्न में आपने पढ़ा होगा तो परसेंट को भिन्न में बनाने के लिए 1/100 किया जाता है, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते ही 1/5 होगा। इसका अर्थ है कि अगर हमारे नींबू की कॉस्टिंग 5 रुपए थी तो हम एक कम लेकर एक हानि सहकर उसको 4 में बेचते थे। अब 4 में बेचते थे और बेचते कितने थे यहाँ पर 40 में, मतलब ये कंफर्म हो गया। ध्यान से बातें समझिएगा, अगर 4 का मान 40 है तो उस नींबू की कॉस्टिंग 5 बराबर 50 था, मतलब ये 45 नींबू हमको 50 में मिले थे। 45 नींबू हमको कितने में मिले थे 50 में मिले थे भैया, तब जाकर के हम उसको 40 में कितने में बेच रहे थे 40 में। 45 नींबू जब हम दुकानदार थे, हम जाके खरीदे थे, हमको 40 में, हमको मिले थे 50 में और हमने बेच दिया 40 में, तो मुझे हो गया 20% की हानि। अब कह रहा है कि अगर थोड़ा सा इस चीज़ को बदलें और ऐसे सोचें, क्या सोचें, लेन देन में अगर मुझे 20% का लाभ कमाना हो, क्या कमाना हो 20% का लाभ कमाना हो, तो मुझे उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए, 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए, ये समझिएगा आप लोग को। अब जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए अगर 50 रुपए आपने अभी तक लागत लगाए हैं, और अगर हमको इस पर जो हमने अभी 20% की हानि पर 40 में बेचा था, अगर मैं 20% के लाभ पर बेचता, तो 20% के लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता बताइए, थोड़ा डिसाइड करिए। 20% के लाभ मतलब 1/5 ये भी होता है, 5 यहाँ पर लागत होगा, 1 का लाभ होगा,
ये कलाब होगा 6 में बेचा हूँ। कितने में बेचा हूँ? 6 में। अर्थात 50 रुपए का जो नींबू है, 50 मतलब 5 बराबर आप 50 कर दीजिए, तो 6 बराबर 60, अर्थात आपको 60 में बेचने से, देखो ध्यान से, कंडीशन ये है कि हमने 50 रुपए का नींबू खरीदा था, 45 संख्या 45 थी, हम उसको 40 में बेच रहे थे, तो अपने को 20% का लाभ हो रहा था। अगर मुझे 20% की हानि हो रही थी। अगर मुझे 20% का लाभ कमाना, तो उस नींबू को मुझे कितने में बेचना चाहिए? 60 में। 20% के लाभ के लिए मैं 60 रुपए में 45 नींबू बेचता था। समझ रहे हैं? 60 रुपए में 45 नींबू बेचता था। अब कह रहा है मुझे 20% का लाभ कमाना है, 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए? तो देखो 20% के लाभ के लिए 60 रुपए में 45 नींबू बेचे जाते थे। 20% के लाभ के लिए 60 रुपए में 45 नींबू बेचे जाते थे। 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए? यही हल कर दीजिए, प्रश्न आपका सोल्यूशन आपका एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 9 45, 9 दूना 18, 18 नींबू। इस प्रश्न का उत्तर होगा 18 नींबू। बड़े आराम से आप बता सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। 45 नींबू 40 रुपए में बिकता था, 20% की हानि होती थी। इसका अर्थ है कि 50 रुपए में उन 45 नींबू को खरीदा गया था, और उसे जब 40 में बेच रहे थे तो 20% की हानि थी। अगर उसको हम 60 में बेच देंगे तो 20% का लाभ होगा। मतलब 60 रुपए में हम अगर 45 नींबू बेचते हैं, जो हमने 40 रुपए में बेचा था, हमें 20% का लाभ होता। अगर हम 24 रुपए में कितने नींबू अब बेचें, मतलब अगर हम उसी प्रोसेस पर, उसी पैटर्न पर जाते, तो 24 रुपए में इसी लाभ के लिए मुझे 18 नींबू बेचने होते। इस प्रश्न का उत्तर 18 बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कंफर्म होना बहुत जरूरी है। दो रेखाएं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दो रेखाएं हैं, एक लाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दो रेखाएं हैं, x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन, मतलब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। पहले तो आप इसको कोऑर्डिनेट के इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट का सिस्टम ये होता है कि यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, यह x का नेगेटिव भाग होता है और यह y का नेगेटिव भाग होता है। इसको समझिएगा, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है। किसी भी बिंदु को अगर हमें निर्देशित करना होता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो यहाँ पर एक पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होता है जो उसको प्रेजेंट करता है। मैंने सब बताया आप लोगों को। ये पहला क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं आप बताइए? क्योंकि यहाँ पर x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है। दूसरे में x का मान नेगेटिव होता है, y का मान पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस होता है। तीसरे में दोनों माइनस माइनस होते हैं और चौथे में प्लस माइनस होता है। कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु, उस बिंदु का अपना एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि x y के रूप में दिखाया जाता है। अगर मुझे मूल बिंदु मतलब दोनों 0 0, अगर यहाँ से इसकी दूरी बनानी है, तो दूरी के लिए अगर आप ऐसे समझ लीजिए, तो यह लेंथ आपकी x है और यह लेंथ आपकी y है। इसके हिसाब से यह दूरी डायगोनल लेंथ होती है, जो कि हो जाएगी एग्जैक्टली, अगर पाइथागोरस से भी चलते हैं तब भी आपको अगर इसको O मानिए और इसको A मानिए, इस बिंदु से इस मूल बिंदु की दूरी हो जाएगी, या मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी OA इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले जो अपना प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन हमको दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी पता करनी है। मूल बिंदु यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से इसकी दूरी बतानी। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको डिसाइड करना है क्या, ये वही पॉइंट होगा जो दोनों को संतुष्ट करे, दोनों समीकरणों को सहल करे। अब उसका पता करने के लिए आपके पास जैसे दिया है x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, या हम सीधा सीधा अगर उसको उधर भेज देते तो कितना हो जाता, x प्लस 3y बराबर 10। दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 5 है। आपको यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। पहले एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलता है। निकालने के लिए बराबर करना होगा एक्स वाई को, किसी को एलिमिनेट करके हम लोग कैसे बना पाएँ। अगर मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया तो यह हो जाएगा 2x प्लस 6y बराबर 20। अभी आपका दिख रहा है 2x प्लस वाई बराबर 5। अगर इसको माइनस कर दें इसको, तो इससे खत्म हो जाएगा। 6y से y निकला 5y हुआ, और 20 से 5 निकला 15 हुआ, y बराबर 3 हुआ। y का मान कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए 2x प्लस 3 बराबर 5, तो 2x बराबर 2 होगा, x बराबर 1 होगा। x का मान 1 है, y का मान 3 है, यही वह बिंदु है जो कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, 1 और 3। अब मूल बिंदु आपको पता है 0 0 होता है। अगर इस मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है यहाँ तक की, तो कैसे निकाला सकता है, इसको देखिएगा।
अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, √10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। √10 है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, √10। अब एक चीज इसमें डाउट में आता है कि जो दूरी होती है, लोगों के दिमाग में रूट का मान तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए केवल एक ही वैल्यू आपकी इसके सोल्यूशन का हल होगी। हाँ, वह बिंदु कभी कभी पूछे जाते हैं तो 2 बिंदु हो सकते हैं जो दूरी जनरेट करते हैं, दो अलग अलग बिंदु हो सकते थे जो इसी बिंदु से इतनी ही दूरी पर रह सकते थे, लेकिन जो दूरी होगी वो सर्टेन सेम होती है और एक ही नंबर की वैल्यू रहेगी। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। अब इसके बाद देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इस पर भी आपको डिटेल दिया है कि अगर कभी भी एक सर्कल है, सर्कल पर 2 कॉर्ड जीवाएं हैं, आप देख पा रहे हैं जीवाएं हैं, दोनों एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करें तो उनका जो प्रोडक्ट होता है सेगमेंट्स का, पार्ट्स का, वो बराबर होता है। जैसे आप इसका नियम ऐसे समझ लीजिए, ये अगर सर्कल है, सर्कल पर 2 जीवाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद करें, एक जीवा ए बी है, कॉर्ड जिसको कहते हैं, एक जीवा सी डी है, मान लीजिए प्रतिच्छेद पी पर हो रहा है, किसी पर भी हो, तो आप लिख सकते हैं ए पी इंटू पी बी। देखिए ए पार्ट और ए पार्ट बराबर सी पी इंटू पी डी। हाँ, ए पार्ट और ए पार्ट। उसी तरह से भी है, आपको दी गई आकृति में जीवाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर, एल पर काटती हैं। आर एल की लंबाई मतलब इसका मान आपसे पूछा गया है, तो बड़े आराम से आप इसको बता सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। कैसे, x गुणे 6 बराबर 9 गुणे 4। हाँ, तो 9 चौके 36 होता है, 6 चाके 36 होता है, तो x बराबर 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत आराम से बाहर भी अगर प्रतिच्छेद करती, मैंने सारे पॉइंट फिलहाल बताए हैं, इसलिए यहाँ उतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर जब प्रतिच्छेद करे तो उसका कॉन्सेप्ट बताया है, जब एक जीवा एक स्पर्श रेखा से प्रतिच्छेद करे तो उसका भी कॉन्सेप्ट बताया, मतलब लगभग मैंने सब बताए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा। लास्ट है यह प्रश्न, इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगा। आज पहले इसको कंफर्म कर लीजिए, आप लोग इतने रिवाइज कर लीजिएगा। दी गई आकृति में यदि एडी यहाँ से यहाँ तक एडी है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये 12 है, ठीक है, एई 8 है, एडी आपका 12 है, यहाँ तक ही ध्यान दीजिए। एई कितना है, 8, यहाँ से यहाँ तक, ए है 8। ईसी मतलब कितना है, 14, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, बीडी का मान आपको बताना है, बीडी मतलब दिस लेंथ। आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर कभी भी कोई एक त्रिभुज हो ऐसे बना हो, तो अगर मान लो हम कोई एक रेखा इसमें ऐसे ड्रॉ कर दे, सपोज करिए ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये त्रिभुज अगर ABC था, मान लो यह त्रिभुज आपका DE था, तो एक बात समझ लीजिए आप लोग। पहली चीज देखिए, कुछ चीजें हैं जो त्रिभुज के अंदर होती हैं जिसकी वजह से हम त्रिभुज को कॉमन मतलब त्रिभुज को हम सिमिलर, समरूप बोल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा समरूपता का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलरिटी जिसको कहते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ADE नजर आ रहा है और एक त्रिभुज आपको दिख ही रहा है ABC कंप्लीट। हाँ, ABC कंप्लीट दिख रहा है। इसमें समांतर की स्थिति देकर के भी कभी कभी कुछ स्पष्ट कर देता है, और अगर समांतर नहीं दिया होगा तो इस तरह से कोण देकर स्पष्ट कर देगा। देखिए, आपको पता है ये कोण है, दोनों में कॉमन है, चाहे छोटा त्रिभुज लीजिए चाहे बड़ा त्रिभुज लीजिए, ठीक है। अगर हम त्रिभुज ADE ले लेते छोटा वाला और त्रिभुज हम ABC ले लेते, तो आपने देखा कि कोण A इसमें कोण A के बराबर है, वही दोनों में है। यह रेखा अगर इसके समांतर होती है तो समांतर में A रेखा कोण इस कोण के बराबर हो जाता है और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। इससे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी 3 संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और हमको पहचान करना हो तो हम 2 ही से पहचान कर सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज की बात करिए तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इस त्रिभुज छोटा लेते हैं ADE लिया, ए वाला ये लिया, इसमें आपको एक कोण दिख रहा है कोण E, वो आपका 70 डिग्री है। और अगर हम त्रिभुज ABC में चलते हैं तो आपको यहाँ भी एक कोण 70 डिग्री दिख रहा है। कोण A दोनों में बराबर है ही है, उसमें भी है उसमें भी है, मतलब आप देख रहे हैं कि कोण इसका A बराबर कोण A है और इसका कोण जो E है वह कोण इसका B है। तो ये भी गारंटी ले लीजिए कि जो बचे कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, वो भी 100% होगी। यह कोण इसके बराबर 100% होना है। ऐसे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। नाउ ट्रायंगल ADE इज सिमिलर ट्रायंगल ABC, दोनों आपस में समरूप होंगे। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। असमानुपाती देखिए बनती कैसे हैं, संगत नोट किया जाता है। जैसे छोटे वाले में A के अपोजिट कौन सी भुजा है, DE, और बड़े वाले में A के अपोजिट कौन है, BC, बराबर इस कोण के छोटे वाले में 70 के डिग्री के अपोजिट कौन है, AD, और बड़े वाले में 70 के अपोजिट कौन है, पूरा का पूरा AC।
मैंने कहा यह कोण इस कोण के बराबर, इसके अपोजिट छोटे वाले में कौन है, AE, और इसके अपोजिट बड़े वाले में कौन है, AB। अब जो जो दिया है, जो नहीं दिया, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिए। जैसे अपने इस प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है पहले देख लो। BD पूछ रहा है, मतलब ए लेंथ पूछ रहा है, ए लेंथ, ठीक है। बड़े आराम से इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। सोचिए आप इसको अगर x मान लो, ठीक, x मान लो, तो आप देखो तो आपको क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट, जैसे हमें DE का और BC का कोई रोल दिख नहीं रहा है, तो इसको हटा दीजिए, इन्हीं दो से अपना काम हो जाएगा। AD है 12 और AC सोचो कितना होगा, 12 प्लस x। AD यहाँ से यहाँ तक 12 था और ये x था 12 प्लस x, बराबर AE कितना था 8 और AB कितना था 14, ठीक है। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 हो गया, बराबर 12 दूना 24 प्लस 2x। इसको इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 से 4 8 हो गया, 3 से 2 1, 18 बराबर 2x। 18 बराबर कितना हो गया, 2x ना, 18 24 42 होता है। x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x का मान आपके सामने कितना है, 9। और इस प्रश्न का उत्तर आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कितना होगा, और आप लोग देख लीजिए इसका आंसर आपके सामने है। इसको आप हटा दीजिए। अब देखिए आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, लिखिए AD का मान कितना है 12 और AC का मान देखो पूरा का पूरा कितना है, 14 8 22, 14 8 कितना 22, ये पूरा का पूरा लिखा है। AE आपका कितना है 8 और AB कितना होगा बताओ, AB होगा AD प्लस DB, इसको तो लिखा था 12 प्लस x लिखा था। अब आप इसका सोल्यूशन प्राप्त कर डालिए, आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 है, और कुछ इस तरह से तो कट नहीं रहा है। 22 दूना 44 है, बराबर 12 तियाँ 36 है, प्लस 3x है, या इससे इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 36 8 44 होता है, बराबर 3x हो गया। तो x का मान 8/3 होगा, मतलब इस भुजा की लेंथ जो x है अर्थात BD है वो 8/3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर C में अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, सिमिलरिटी से रिलेट करता क्वेश्चन है। मेरी अपनी प्लानिंग है, मैं उसके लेकर के आपको अभी से कंफर्म कर दे रहा हूँ कि कुछ लाइव सेशन, कुछ प्रैक्टिस, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें कभी कुछ अरिथमेटिक के पार्ट्स मुझे कराने हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज तैयार कर लीजिएगा। हाँ, अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ये बताइएगा हमें कि आपको अभी किस तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम है। कोशिश मेरी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में और इफेक्टिव टॉपिक में कवर करा दूँ। यह एग्जाम इतने शार्ट नोटिस में आपको हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिटेल से आप नहीं जा सकते थे किसी भाग में, फिर भी मेरी कोशिश थी उन भाग को जो टच नहीं किया जा सकते थे, जिनको आप नहीं कवर कर सकते, तो उसको मैंने कवर कराने की कोशिश करी, और मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया। फिर भी जितना भी रह जा रहा है, जो कि चीज़ें छूटी हुई हैं, आप भी अपने कमेंट्स दीजिए, आपको भी लगे कि हाँ ये चीज़ें कन भी छूट रही हैं, अब इसको आप सर बता दीजिए, तो मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ। लाइव सेशन के माध्यम से ज़्यादा प्रैक्टिस में कोशिश करूँगा, नहीं हो पाएगा तो मैं वीडियो भी आपको लगातार मैं देता रहूँगा। तो आप इसको आज कवर करिए, और आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, उसको भी कवर करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको जरूर ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको दें, जो भी कंटेंट दें, आपको एग्जैक्टली मिलता रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।